नमस्कार और स्वागत है। जरा सोचिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है, पानी, जंगल, मिट्टी, ये सब क्या है? अक्सर हम इन्हें बस यूं ही मान लेते हैं, है ना? पर यही चीजें हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं और इसीलिए इनका एक खास नाम है, संसाधन। लेकिन क्या हर चीज एक संसाधन होती है? आइए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब खोजते हैं। तो सोचिए जरा, मान लीजिए घर के आंगन में एक पत्थर पड़ा है। क्या वो सिर्फ एक पत्थर है या कुछ और भी हो सकता है? ये सवाल सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इसका जवाब ही हमें संसाधनों की असली परिभाषा तक ले जाता है। असल में किसी भी चीज को संसाधन बनने के लिए ना कुछ खास शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। तो चलिए उस पत्थर का राज खोलते हैं। जवाब इन 3 शर्तों में छिपा है। पहला, क्या हमारे पास इसे इस्तेमाल करने की तकनीक है? दूसरा, क्या इसे इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से फायदेमंद है? और तीसरा, क्या हमारा समाज इसे एक संसाधन के रूप में मानता है? जब इन तीनों सवालों का जवाब हाँ होता है, तभी जाकर कोई चीज एक साधारण वस्तु से एक मूल्यवान संसाधन बन जाती है। तो यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। संसाधन हमें सिर्फ प्रकृति से नहीं मिलते। इसको एक त्रिकोण की तरह समझिए। एक कोने पर है प्रकृति, दूसरे पर प्रौद्योगिकी और तीसरे पर संस्थान। और इस त्रिकोण के बिल्कुल केंद्र में कौन है? हम इंसान, जो अपनी तकनीक से प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपने आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते बनाते हैं। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि संसाधन हैं क्या, चलिए इनको थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, इन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो तैयार हो जाइए इन श्रेणियों की दुनिया में गोता लगाने के लिए। सबसे पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर, यानी वो आए कहाँ से हैं। एक तरफ है जैविक संसाधन, यानी जिनमें जान है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि हम इंसान भी। और दूसरी तरफ है अजैविक संसाधन, यानी निर्जीव चीजें, जैसे चट्टानें, धातुएं, ये सब। अब आते हैं दूसरे वर्गीकरण पर, जो कि है समाप्ति के आधार पर। मतलब क्या ये संसाधन कभी खत्म होंगे? देखिए, नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा और हवा, ये तो हमेशा उपलब्ध रहेंगे, इन्हें हम दोबारा बना सकते हैं। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इनका भंडार सीमित है। एक बार खत्म हो गए तो भाई इन्हें बनने में लाखों साल लग जाएंगे। ये काफी गंभीर बात है ना? चलिए एक और सवाल, इन संसाधनों का मालिक कौन है? इसके आधार पर भी वर्गीकरण है। कुछ संसाधन व्यक्तिगत होते हैं, यानी किसी एक इंसान की निजी संपत्ति। फिर आते हैं सामुदायिक, जैसे सार्वजनिक पार्क या तालाब, जिसे सब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय संसाधन, देश के अंदर के खनिज, जंगल, यहाँ तक कि समुद्र में 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र। और आखिर में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे 200 समुद्री मील के पार का समुद्र, जिसे कोई एक देश अपना नहीं कह सकता। और आखिरी वर्गीकरण है विकास की स्थिति के आधार पर, मतलब हम उन्हें कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसमें पहले हैं संभावी संसाधन। ये हैं पर अभी हम इन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा की संभावना। फिर आते हैं विकसित संसाधन, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे कोयला। तीसरे हैं भंडार। ये वो संसाधन है जिनके लिए हमारे पास अभी तकनीक ही नहीं है, जैसे पानी से हाइड्रोजन निकालना। और चौथे हैं आरक्षित, जिनको हमने भविष्य के लिए बचाकर रखा है, जैसे बांधों में पानी। तो अब तक हमने संसाधनों के बारे में काफी कुछ जान लिया, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, थोड़ा सा अंधेरा पहलू। सवाल यह है कि क्या हमने इन संसाधनों का सही इस्तेमाल किया है, या फिर हमारी प्रगति की कीमत कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रही है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या, संसाधनों का ह्रास, यानी संसाधनों का खत्म होना। हुआ यह है कि कुछ लोगों के लालच की वजह से हमने इनका इतना ज्यादा इस्तेमाल किया है कि अब यह खतरे में है। सोचने वाली बात है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद कुछ बचेगा ही नहीं। दूसरी समस्या शायद इससे भी ज्यादा गंभीर है, संसाधनों का संचय। मतलब जब सारे संसाधन कुछ गिने चुने हाथों में इकट्ठे हो जाते हैं, इससे क्या होता है? समाज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, अमीर और गरीब। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। और तीसरा, इस अंधाधुंध इस्तेमाल का सबसे भयानक नतीजा, पारिस्थितिक संकट। हमारे कामों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि क्षरण, ये सारी बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। और ये हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी गंभीर स्थिति पर महात्मा गांधी की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है,
लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। मतलब प्रकृति के पास हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। तो सवाल ये है कि क्या कोई उम्मीद है, क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और उस रास्ते का नाम है सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा विचार है जो हमें एक बेहतर और एक आगे तक टिकने वाले भविष्य की तरफ ले जा सकता है। सतत विकास का मतलब बहुत सरल है। ऐसा विकास करो जो आज की जरूरतों को तो पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के साथ कोई समझौता ना करे। मूल रूप से वर्तमान और भविष्य के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाने की कला है ये। इस विचार को जमीन पर उतारने की शुरुआत हुई थी 1992 में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक ऐतिहासिक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। यहां दुनिया भर के देश एक साथ आए और उन्होंने एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किए। ये आप समझ लीजिए एक बेहतर भविष्य के लिए वैश्विक रोड मैप था। तो भारत इस चुनौती से कैसे निपट रहा है? यहां संसाधन योजना एक बहुत ही व्यवस्थित 3 चरणीय प्रक्रिया है। पहला चरण, पहचान और सूची। मतलब पहले सर्वेक्षण करके पता लगाओ कि कहां, क्या और कितना संसाधन है। दूसरा चरण, एक योजना विकसित करना, यानी उस संसाधन को निकालने के लिए सही तकनीक, कौशल और संस्थानों का ढांचा तैयार करना। और तीसरा चरण, राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ मिलान। यह सुनिश्चित करना कि हमारी संसाधन योजना देश के समग्र विकास लक्ष्यों से मेल खाती हो। अब एक ऐसे संसाधन की बात करते हैं जिस पर सचमुच हमारा सब कुछ टिका हुआ है, और दुर्भाग्य से वो आज खुद खतरे में है। हम बात कर रहे हैं भूमि की, यानी जमीन की। ये हमारी बुनियाद है, और ये बुनियाद धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। भारत की जमीन के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य पता है? यहाँ कितनी विविधता है। करीब 43% हिस्सा मैदान है, 30% पर्वत हैं और बाकी 27% पठार हैं। ये विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, पर इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो सवाल यह है कि हमारी जमीन की हालत खराब क्यों हो रही है? इसके पीछे कई मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे खनन के लिए वनों की कटाई, खास तौर पर झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अत्यधिक चराई एक बड़ा मुद्दा है। पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई जमीन को खराब कर रही है, और औद्योगिक अपशिष्ट तो है ही। ये सब मिलकर हमारी जमीन की गुणवत्ता को खत्म कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कहानी को बदला जा सकता है। इसका समाधान भी है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, यानी वनीकरण करके, चराई को ठीक से प्रबंधित करके, सिंचाई की सही तकनीकों का इस्तेमाल करके, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण करके और औद्योगिक कचरे को छोड़ने से पहले उपचार करके हम अपनी जमीन को फिर से आबाद कर सकते हैं। तो आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, अगर संसाधन हमारी प्रगति की इमारत हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी बुनियाद ही ना हिल जाए? मतलब प्रगति और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। इस पर सोचना जरूर।